तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शेंट। ठीक है। अब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शेंट होता क्या है, तो देखो इसके बारे में बेसिकली समझो कि ये एक तरह का क्या होता है, एक तरह का ये भी क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस पैथवे होता है। ग्लाइकोलाइसिस पैथवे मतलब कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस पैथवे होता है, ये भी एक तरह का। ठीक है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस पैथवे मतलब कि ये भी एक अनदर टाइप का ग्लाइकोलाइसिस पैथवे है। जैसे आपने क्रैब साइकिल पढ़ी थी, क्रैब साइकिल में भी क्या हुआ था, ग्लूकोज को तोड़ के वहाँ से एनर्जी निकाली जा रही थी। तो सेम यहाँ भी ग्लाइकोलाइसिस किया जाएगा, यहाँ भी ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, बट यहाँ पे एटीपी जनरेट नहीं होगी, नो एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं होगी, एनर्जी जनरेट नहीं होती। ठीक है। कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं होती, तो फिर क्या होता है इससे, तो देखो ये क्या करता है, यहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं होती, बट यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज से तोड़ के एक स्पेशल मॉलिक्यूल निकाला जाता है। ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ के यहाँ से क्या होता है, एक स्पेशल मॉलिक्यूल निकाला जाता है जिसका नाम होता है आपका NADPH। ठीक है। NADPH, एनर्जी तो नहीं मिलती ठीक है, एनर्जी तो नहीं मिलती, बट क्या मिल जाता है आपको, NADPH मॉलिक्यूल मिल जाता है, NADPH मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये NADPH मॉलिक्यूल क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये NADPH मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, रिडक्टिव। ठीक है, रिडक्टिव ग्लूटाथियोन को बनाने में हेल्प करता है, ग्लूटाथियोन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। कि जो ये आपका NADPH मॉलिक्यूल होगा, ये रिडक्टिव ग्लूटाथियोन को बनाने में हेल्प करेगा। अभी मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसका यूज़ क्या होगा, कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है। बेसिकली आप इतना समझो इसके अंदर कि मेन काम क्या होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शेंट का, कि ये एक तरह का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस पैथवे होता है, मतलब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का क्या होता है, पैथवे होता है, जहाँ पे हमें एनर्जी ना मिल करके क्या मिलता है, हमें हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है NADPH। ठीक है। हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है, कौन सा आपका, NADPH। और ये NADPH मॉलिक्यूल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा किसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा रिडक्टिव ग्लूटाथियोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। समझ गए यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या नाम होता है, इसका किस किस नाम से आपको देखने को मिल सकती है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शेंट। तो उसके दो नाम और होते हैं, एक तो होता है आपका पेंटोस फॉस्फेट शेंट। ठीक है, या पैथवे, या फिर इसको बोल सकते हो आप पेंटोस साइकिल। ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, पेंटोस फॉस्फेट शंट के नाम से भी जाना जाता है इसको, या फिर पेंटोस साइकिल। देखो हेक्सोस मतलब आप समझ सकते हो कि पेंटो कहीं ना कहीं उसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो इसका इसलिए ये नाम होता है। ठीक है। दूसरी बात की जाए कि ये क्या होता है, देखो एक तरह का आपका अल्टरनेटिव पैथवे, जो मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का ये भी एक तरह का अल्टरनेटिव पैथवे है, जहाँ पे क्या होता है कि आपको एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी बस। ठीक है। कि वहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं होती इधर, यहाँ पे। ठीक है। बट यहाँ पे मिलता क्या है आपको, यहाँ पे एक NADPH मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है। कि जब ग्लूकोज टूटेगा, राइबोस फिर 6 फॉस्फेट टूटेगा, 5 फॉस्फेट टूटेगा, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक NADPH मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और हमें यही चाहिए होता है। और ये NADPH मॉलिक्यूल क्या बनाता है आपका, रिडक्टिव ग्लूटाथियोन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। ये NADPH मॉलिक्यूल क्या करता है आपका, रिडक्टिव ग्लूटाथियोन को बनाने में हेल्प करता है। समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये रिडक्टिव ग्लूटाथियोन करता क्या है आपकी बॉडी में। ठीक है। इसकी बॉडी में क्यों आवश्यकता पड़ती है, कि मतलब इसका बॉडी में क्या यूज़ होता है, क्यों हमारी बॉडी इसको बना रही होती है। ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी देखो आपको ये पता होगा कि हमारी बॉडी में क्या होता है, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का एक लिमिटेड लेवल होता है, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो होगी वो एक नॉर्मल अमाउंट में होती है। ठीक है। अगर इस हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, तो उसको कम करने का काम कौन कर रहा होता है, आपका यही ग्लूटा जो थियोन होता है वो काम कर रहा होता है। बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है। मान लो कि O2 का लेवल बढ़ जाए, जैसे मान लो ये RBC आपका 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। ठीक है। आपको पता होगा एक RBC हमारा 4 O2 के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। बट सपोज करो कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो RBC की कैपेसिटी कितनी है, कि वो 4 ही मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है सिर्फ। याद रखना कि RBC की कैपेसिटी कितनी है, कि वो 4 ही मॉलिक्यूल्स को सिर्फ बाइंड कर पाएगा। बट अगर ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हो जाए हमारी बॉडी में, किसी कंडीशन में हो जाए कि आपकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हो रही है, हो जाता है, जैसे आप हाइपर वेंटिलेशन कर दो या फिर कुछ कर दो, उस कंडीशन में होगा क्या, कि आपकी बॉडी में क्या होगा, O2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो O2 RBC पर बाइंड ना होकर के क्या होंगे, फ्री फॉर्म में घूमने लग जाएंगे इधर उधर। ठीक है। फ्री फॉर्म में इधर उधर घूमेंगे। ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, और ये फ्री O2 क्या कहलाएंगे, फिर ये आपके फ्री O2 क्या कहलाएंगे, कि फ्री रेडिकल्स। ठीक है। फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे, क्योंकि देखो RBC के साथ बाइंड नहीं हो रखे। ठीक है। फ्रीली कहाँ घूम रहे हैं, फ्रीली
ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी प्रोसेस देखो ब्लड वेसल्स के अंदर हो रही है, आर्टरी ब्लड वेसल्स के अंदर हो रही है ये सारी, ठीक है। वहाँ पे फ्रीली फॉर्म में आपके क्या हो रहा है, ये आपके आरबीसी O2 घूम रहे हैं वहाँ पे। अब ये जो आपके O2 होंगे जो फ्रीली फॉर्म में घूम रहे होंगे, ये क्या करेंगे, एबनॉर्मल फंक्शन कर देंगे। मतलब ये क्या करेंगे, एबनॉर्मली जाके क्या करेंगे, आरबीसीज की सरफेस पे जाके क्या हो जाएंगे, सरफेस, ठीक है, सरफेस पे जाके बाइंड हो जाएंगे और आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे आरबीसीज को, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉयड कर देंगे आरबीसीज को। कि ये जो फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, ये कहाँ पे बाइंड अप हो जाएंगे आपके, जाके ये जाके बाइंड अप होंगे आरबीसीज के लेयर के ऊपर। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे आरबीसीज है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कि आरबीसीज की सरफेस पे जाके क्या होंगे, ये फ्री रेडिकल्स बाइंड हो जाएंगे और उस सरफेस पे जाके उस आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा तो पेशेंट की बॉडी में कहीं ना कहीं क्या होगा, एनीमिया के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, और भी बहुत चीज़ें हो सकती है उस पेशेंट को, जैसे कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। देखो बाइंडेड ऑक्सीजन लेवल का कम देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हमारी बॉडी में ये वाला ऑक्सीजन यूज़ होता है, यहाँ वाला, ये वाली यूज़ नहीं होती फ्री वाली। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन सी यूज़ होती है, जो आरबीसी के साथ बाइंड होकर चलती है। तो O2 का लेवल कम देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिलीरुबिन का लेवल हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिलीरुबिन किसका प्रोडक्ट होता है, आरबीसी का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब आरबीसी ज़्यादा टूटेगा तो बिलीरुबिन भी ज़्यादा बढ़ेगा, समझ गए। ये काम होता है जब आपकी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा जब वो फ्री फॉर्म में घूमेंगे तो। और ये आरबीसी ही नहीं, हर जगह जाके डैमेज कर सकता है, जैसे आपकी रेटिना को भी डैमेज कर सकता है जाके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या होता क्या है, देखो इसी आरबीसीज को, जो ये आपके फ्री फॉर्म में जो आरबीसीज घूम रहे हैं, जो आपके एब्नॉर्मल आरबीसीज है, जो ज़्यादा अमाउंट में आरबीसीज आपकी बॉडी में आ गए हैं, ठीक है, इन्हीं को रिमूव करने का काम कौन करता है, आपका रिडक्टिव ग्लूटाथियोन करता है, ठीक है। इन्हीं को रिमूव करने का काम कौन करता है, हमारा रिडक्टिव ग्लूटाथियोन। इसका नाम ही क्या है, रिडक्टिव। देखो रिडक्टिव मतलब रिड्यूस करने वाला, है ना, ठीक है, रिडक्टिव ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन ये उसका नाम है केमिकल का, ठीक है। ये क्या करता है, रिडक्टिव ग्लूटाथियोन क्या करता है, ये जो फ्रीली फॉर्म में जो आरबीसीज बाइंड घूम रहे होते हैं, इनको क्या कर लेता है, अपने साथ बाइंड अप कर लेता है, ऐसे करके कुछ जो फ्री फॉर्म में घूम रहे होते हैं, जो एबनॉर्मल आरबीसीज है, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है। क्योंकि ये अगर O2 घूमेंगे तो ये क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के ऑर्गन्स को या लेयर्स को डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे। तो ये रिडक्टिव ग्लूटाथियोन क्या करता है, इन फ्रीली फॉर्म आरबीसीज को क्या करता है, अपने साथ बाइंड करता है और इनको क्या कर देता है, बॉडी से आउट करा देता है, साइड कर देता है इसको, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी किससे बच सके, रिडक्टिव डैमेज से, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बच सके, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो रिडक्टिव ग्लूटाथियोन होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज मतलब ऑक्सीजन के डैमेज से। मैंने आपको बताया अभी पूरा कि ऑक्सीडेटिव डैमेज कैसे कैसे होता है, कि आरबीसी के सरफेस पे बाइंड होगा, कैसे कैसे करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाएगा, ठीक है, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज की। ये जो आपका रिडक्टिव ग्लूटाथियोन होगा, ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहा होता है। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ करके वहाँ से NADPH मॉलिक्यूल को जनरेट करेगी, यहाँ पे है आपका, और इस NADPH मॉलिक्यूल से क्या बनाया जाएगा, आपका रिडक्टिव ग्लूटाथियोन बनाया जाएगा। और ये ग्लूटाथियोन क्या करेगा, आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये काम होता है हमारी बॉडी में इसका, रिडक्टिव ग्लूटाथियोन का कुछ इस तरीके से फंक्शन हो रहा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। देखो और क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये तो आपने आरबीसीज पे पढ़ लिया कि जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। बट मैं आपको बताता हूँ कि और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जब ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना हमारी बॉडी के अंदर, जब ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो हमारी रेटिना को भी डैमेज कर देता है। हाई ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होता है, रेटिना भी डैमेज हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, फिब्रोलेंटल, सॉरी रेट्रोलेंटल, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है डैमेज ऑफ रेटिना ड्यू टू फ्री रेडिकल्स या फिर ऑक्सीजन, जो फ्री फॉर्म के आपके ऑक्सीजन थे ना उसकी वजह से, O2 की वजह से, O2 की वजह से जब डैमेज हो जाता है आपका रेटिना, तो उसको बोलते हो आप रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया। और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, ये भी लिख लेना, मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट लीडिंग कॉज होता है किसका, ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन। कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे,
उनमें ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये, ठीक है। समझ सकते हो आप कि जिन बच्चों की बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोटाथियोन प्रॉपर नहीं बनेगा, रिडक्टिव ग्लूटाथियोन नहीं बनेगा, ठीक है, तो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि क्या कहते हैं, आपका ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाएगा और वो क्या कर देगा, रेटिना को डैमेज कर देगा और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, देखो आपने एक डिजीज सुनी होगी G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंसी, ठीक है। G6PD के अंदर होता क्या एक्चुअल में, यही चीज़ हो रही होती है, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। एक डिजीज आएगी आपकी G6PD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज, क्योंकि देखो ग्लूटाथियोन प्रोडक्ट किसका है, ग्लूकोज का ही है, 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी। यहाँ पे होगा क्या कि आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूटाथियोन नहीं बन पाएगा। जो ग्लूटाथियोन आप बना रहे थे ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जो ग्लूटाथियोन हम बना रहे थे, जो ग्लूटाथियोन हम बना रहे थे ना, ग्लूटाथियोन, वो नहीं बन पाएगा, ठीक है, वो नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं पेशेंट की बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ेगा। और G6PD के अंदर यही होता है कि पेशेंट को अनीमिया देखने को मिलता है, रेटिना डैमेज देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज, कि वहाँ पे क्या होता है, ग्लूटाथियोन नहीं बन रहा होता, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर मूव करते रहते हैं, और जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक था आपका क्या, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, जिसमें आपने सारा पढ़ लिया कि मेनली इसमें क्या होगा कि आपका NADPH मॉलिक्यूल बनाया जाएगा, जिससे क्या बनाया जाएगा, आपका एक रिडक्टिव ग्लूटाथियोन बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HMP शंट किस किस तरीके से होता है। तो दो ही फेजेस में आपका HMP शंट होता है, याद रखना कौन कौन सा होता है। एक तो ऑक्सीडेटिव होगा जो परमानेंट चेंज होता है, एक नॉन ऑक्सीडेटिव होता है जो क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। मोस्टली आपका यही वाला चेंज होता है जो हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के अंदर हम देखते हैं, तो यही वाला होता है। एक तरह का रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है कि मतलब एक बार अगर ग्लूकोज NADPH मॉलिक्यूल में चेंज हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसके बाद दोबारा से क्या होगा, वो ग्लूकोज नहीं बनेगा। समझ गए कि होगा क्या यहाँ पे कि जब एक बार क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका क्या होगा, एक बार NADPH का एक मॉलिक्यूल बन गया, तो वो दोबारा से क्या होगा, ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा, वहाँ पे NADPH मॉलिक्यूल ही बने रहेगा वो। समझ गए। नॉन ऑक्सीडेटिव में क्या होता है कि भाई, नॉन ऑक्सीडेटिव क्या होता है कि आपका जब ग्लूकोज की एब्सेंस में काम हो रहा होता है, तब ये की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है कि मतलब जो आप इसे बनाओगे वो दोबारा से रिवर्स हो सकता है। जैसे कि होता क्या इसके अंदर, ड्यूरिंग दिस फेज द पेंटोस फॉस्फेट आर कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कि जो पेंटोस फॉस्फेट होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो आप पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इंटरमीडिएट्स आते हैं बहुत सारे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज डाइफॉस्फेट वगैरह, उसके अंदर उसको चेंज कर दिया जाता है और उनको दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, इसको आप देख सकते हो एक बार कि इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स आ रखे हैं, बट मेनली आप उन चीज़ों को याद कर लेना जो आपको बताई गई है, NADPH मॉलिक्यूल वगैरह किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ठीक है, GTT जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो आप, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, GTT शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, देखो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम करते क्या है, हम लिखते हैं इसको GTT। ठीक है, GTT। देखो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस की बात की जाए क्योंकि वर्ड आ रहा है इसके अंदर, टॉलरेंस, ग्लूकोज टॉलरेंस। तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की टॉलरेंस देखते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, बॉडी की एबिलिटी देखी जाती है कि भाई पर्सन की बॉडी की एबिलिटी देखी जाएगी कि भाई यूटिलाइज कैसे कर रहा है ग्लूकोज को, कि ग्लूकोज को उसकी बॉडी कैसे यूटिलाइज करी, कैसे यूज़ कर रही है। यही चीज़ हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में करते हैं। इसमें हम करते क्या है कि पेशेंट को ओरली ग्लूकोज दे देंगे, ओरली क्या करेंगे, उसको ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर देंगे, उसके बाद उसका थोड़ी थोड़ी देर पे सैंपल लेते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर सैंपल में देखते रहेंगे कि उसकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब उसकी बॉडी कैसे यूटिलाइज करिए उस ग्लूकोज को। यही में देखना हमारा मेन काम होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर। समझ गए। इंडिकेशन क्या रहने वाली है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, तो देखो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंटों में, क्योंकि इन्हीं की बॉडी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एबनॉर्मलिटी देखने मिलेगी आपको ग्लूकोज के लेवल में। इनकी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज सडनली क्या होता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूज़ नहीं हो पा रहा होता, यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती इनकी बॉडी। तो इन कंडीशंस के अंदर हमें इसको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, देखो कौन कौन सी कंडीशन पे करोगे आप, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले में, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की तब, प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि डायबिटीज़ होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, और ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है,
अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, ग्लाइकोज यूरिया हो रहा है, मतलब उसको यूरिन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज के पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ग्लूकोज के पार्टिकल्स यूरिन के अंदर कब आएंगे, जब बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करेगी। अगर यूटिलाइज कर लेती तो उससे एनर्जी बना लेती है ना, बट यूटिलाइज नहीं करी, तभी तो क्या हो रहा है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज के पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए क्या करते हो आप, जीटीटी करा लेते हो उन पेशेंटों का। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर कैसे किया जाता है आपका। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या करते हो आप, देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले देखो, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पेशेंट का ओवरनाइट पेशेंट को फास्टिंग पे रखना है। ओवरनाइट फास्टिंग पे रखना है, मतलब कुछ भी नहीं देना उसको। फास्टिंग करने के बाद जैसे ही वो सुबह उठेगा या जो भी होगा आपका ओवरनाइट फास्टिंग जब उसकी प्रॉपर हो जाएगी, तो आपको 1 सैंपल ले लेना है, खाली पेट वाला 1 सैंपल कलेक्ट कर लेना उसकी बॉडी का, ब्लड का। ठीक है, ये सबसे अलग कर देना सैंपल, कि आपने 1 सैंपल ले लिया ओवरनाइट फास्टिंग के बाद। देन उसके बाद क्या करोगे, उसको आप ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर दोगे उसको। ठीक है, उसको क्या करोगे आप, उसको ग्लूकोज दोगे आप। उसके बाद क्या करोगे आप, ग्लूकोज दोगे उसको, कितना दोगे उसका, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से दोगे। ठीक है, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से दोगे। ठीक है, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से दोगे, कि जितना उसका वेट होगा उसके हिसाब से 1 ग्राम आप दे दोगे। जैसे मान लो एग्जांपल में अगर कोई पेशेंट 65 केजी का है, 65 केजी का है, तो आप उसको कितना ग्लूकोज दोगे, उसको 65 ग्राम ग्लूकोज दे दोगे। ठीक है, कैसे दोगे, उसको 125 ml NS में मिला के दोगे, सॉरी वाटर में। ठीक है, 125 ml वाटर में दे दोगे उसको मिला के। कि ग्लूकोज ऐसे तो थोड़ी देना आपको कि उसको डायरेक्टली ओरल दे दोगे, उसको कैसे दोगे आप, पानी मिला के उसको पिला दोगे पेशेंट को। समझ गए, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद अब आपको हर आधे घंटे पे, जब आप ग्लूकोज उसको एडमिनिस्टर कर दोगे, उसके बाद हर आधे घंटे पे आपको उसके सैंपल कलेक्ट करने हैं। टोटल 5 सैंपल आपको कलेक्ट करने हैं हर आधे घंटे पे। ठीक है, तो उन सैंपलों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 1 सैंपल आपने यहाँ ले लिया था, दूसरा सैंपल आप यहाँ लोगे। ठीक है, सेकेंड सैंपल लोगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सेकेंड को फर्स्ट यहाँ पे काउंट कर लिया मैंने, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं आपको। थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल, फिफ्थ सैंपल, सिक्स्थ सैंपल। ठीक है, और ये लेना कैसे आपको, हर आधे आधे घंटे पे लेना है। टाइमिंग क्या रहेगी इनकी, टाइम लेने वाली देखो, ये लेना है आपको कैसे, जैसे मान लो आपने ले लिया ये वाला सैंपल लिया आपने कितने बजे, सपोज करो आपने लिया 10 बजे ले लिया, सपोज कि हमने 10 बजे ले लिया उसका। ठीक है, 10 बजे ले लिया, तो ये वाला कितने बजे लोगे, 10:30 पे लोगे। ठीक है, ये वाला कितने बजे लोगे, 11 बजे लोगे। मिटा के दोबारा से लिख देता हूँ, ये 10:30 पे लोगे आप, ये वाला 11 बजे लोगे आप, ये वाला 11:30 बजे लोगे। ठीक है, ये वाला दोगे आप 12 बजे। तो हर आधे आधे घंटे पे आपने 5 सैंपल ले लिया यहाँ पे नीचे। ये कितने टोटल सैंपल है आपके, ये टोटल 5 सैंपल हो गए। ठीक है, और ऊपर वाला एक मिला के कितने टोटल सैंपल हो गए आपके पास, 6 सैंपल हो गए। 5 नीचे वाले हो गए और एक ऊपर वाला हो गया आपका यहाँ वाला, 6 ये हो गए। ठीक है, समझ गए कि इन टोटल 6 सैंपल को आप ले लोगे, और इन टोटल 6 सैंपल का क्या किया जाता है, बाद में इवेल्यूशन निकाला जाता है कि इन टोटल 6 सैंपल को क्या करा जाता है। फिर इन जो ये आपका सैंपल था और ये आपके जितने सैंपल थे 5, इन सारे ये 5 हो गए, ये एक 1 यहाँ हो गया। तो इन सबको क्या किया जाता है, यहाँ पे इन सबको कलेक्ट करके इनका एस्टिमेशन निकाला जाता है और देखा जाता है कि हर आधे घंटे में, देखो ओवरनाइट फास्टिंग में कितना था उसका, ये देख लेते हो आपके उसके फास्टिंग में कितना रहा। उसके बाद हर 5 घंटे में जब आपने ग्लूकोज दे दिया था उसको, ग्लूकोज एडमिनिस्टर करने के बाद आपने उसकी बॉडी में चेंजेस देखे होंगे, आप चेंजेस देखते हो उसकी बॉडी में कि उसकी बॉडी ग्लूकोज को कैसे कैसे यूज़ कर रही है। तो हर आधे आधे घंटे में जब आप सैंपल लोगे तो आपको लगभग अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज कैसे यूज़ कर रही है उसकी बॉडी, या ग्लूकोज को कैसे टॉलरेट कर रही है। तो यही होता है हमारा क्या, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नोट कर लेना होता है टाइम किसका, ओरल ग्लूकोज देने का, जब आप ओरल ग्लूकोज दे रहे होते हो। और फिर आपको क्या करना होता है, एवरी आवर पे क्या करना होता है, ओरल ग्लूकोज जो आपने दिया था उसका सैंपल कलेक्ट करना होता है। टोटल 5 सैंपल कलेक्ट करते हो आप, हर आधे घंटे पे करोगे, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, ऐसे कुछ लिया जाता है। ठीक है, फिर ऑल 6 सैंपल्स को, जितने भी सारे के सारे सैंपल देगा, ओवरनाइट फास्टिंग वाला भी था ना आपका, नाइट वाला, उसको मिला करके आप एस्टिमेट लगाते हो सबका, जिससे आपको क्वांटिटिवली क्या पता लग जाता है कि उसकी बॉडी में कितना, उसकी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पा रही है, कितना यूटिलाइज नहीं कर पा रही। इसके ब्याह पे हम पता लगा लेते हैं इस पेशेंट को। बट याद रखना कि ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता। कहीं आप सोचो कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस का आप
कंफर्म डायग्नोस लगा रहे हो तो ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपको आइडिया देने वाला टेस्ट है कि उसकी बॉडी में कितना ग्लूकोज कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, कंफर्म करने के लिए टेस्ट जो होता है आपका, वो आपका कंफर्मेटिव टेस्ट रहता है आपका HbA1c। HbA1c, ठीक है, ये आपका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है डायबिटीज़ का, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अगर डायबिटीज़ मेलाइटस को आपको कंफर्म करना है ना, तो आपको HbA1c टेस्ट कराना पड़ता है। ठीक है, HbA1c टेस्ट कराना पड़ता है। ये प्रीवियस आपको 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है, प्रीवियस, चलो ये मत लिखो, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस आपको 3 महीने के बारे में बता देगा आपको कि उसकी पेशेंट की बॉडी में 3 महीने से ग्लूकोज किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से घट रहा है, क्या उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल रहा है। तो ये कंफर्मेटिव टेस्ट होता है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस का। बट GTT जो होता है आपका, ग्लूकोज टॉलरेंस जो टेस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए या क्वांटिटी देखने के लिए कि उसकी बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रही है ग्लूकोज को या कैसे नहीं कर पा रही है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहीं तक था आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।